मैडम आप लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए। Good morning, students. Today, in the last class, we have studied about the contract of bailment, in which we have done all the components what we have to cover in contract of bailment as per your exam point of view. But एक छोटा सा टॉपिक है राइट ऑफ लाइन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नॉट ओनली फॉर दिस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बट बाकी जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी ये लाइन क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई एम कवरिंग दिस स्मॉल पोर्शन। बाकी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको। उसमें ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलमेंट ग्रेचुअस हो तब कैसा होता है, नॉन ग्रेचुअस हो तब कैसा होता है, ये कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दिस राइट ऑफ लाइनिंग एंड इट्स टाइप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास आई विल कवर दिस small topic, remaining small topic of contract of bailment along with that contract of agency and contract of pledge, ठीक है। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो I will go a little faster. So this is your right of line-in, ठीक है। राइट इन लाइन इन का क्या मतलब होता है? आई होप आप लोगों को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो आप समझे होंगे और मैंने ये नोट्स गूगल लिंक में भी प्रोवाइड किया था और उस लिंक से आपने उसको स्टडी किया था। आई होप यू हैव डन ऑल दैट, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझ में नहीं आएगा तो दिस पोर्शन इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। सो अब मैं बताती हूँ कि ये राइट ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है। अब जब एक बेलर ने बेली को एक गुड्स दिया, ठीक है, टू हैव दैट, कि वो बेलमेंट का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब लाइनिंग का कंटेक्स्ट ये आता है कि लाइनिंग का मतलब क्या होता है। ये लाइनिंग वर्ड आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि इसका मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन प्रॉपर्टी और गुड्स belonging to another until some debt for claim of the holder is satisfied, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेरा एक कार है, वो मैंने रिपेयर के लिए मैंने एक पर्सन को दिया है कि वो रिपेयर करे, ठीक है। अब उस पर्सन ने वो रिपेयर किया, जो कार की कंपोनेंट्स थे उसको चेंजेस किए, रिपेयरिंग जो भी चार्जेस थे वो इंकर्ड हुए। और जब मैं वो कार की डिलीवरी लेने गई तब मैंने कहा कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं 2 दिन बाद दूंगी आपको पैसे, ठीक है। सो नाउ द बेली, because I am the bearer who has the I have the ownership of the good and I have given to the बेली, ठीक है। बेली कौन है? जिसने रिपेयर किया। अब उसके पास क्या राइट है? उसके पास ये राइट है टू क्लेम द टू रिटेन दैट गुड टू हिम, जब तक उसकी जो डेथ है, जब तक उसकी जो ये जो अमाउंट है, एक्सपेंसेस जो इंकर्ड किए फॉर दैट रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ जो गाड़ी का जो रिपेयरिंग किया है, वो जब तक वो बेलर है वो उसको क्लियर नहीं करता तब तक उसके पास वो राइट है टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी और गुड्स बिलोंगिंग टू द बेलर, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑफ लाइन एंड इसके जो 2 टाइप्स है ये है, फर्स्ट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लाइन एंड अनदर इज जनरल लाइन, ठीक है। अब इसमें है पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लाइन एंड इट मस्ट बी राइटफुल एंड कॉन्टिन्यूस। ऑब्वियसली जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, जो वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सब होना चाहिए, और साथ ही साथ जो गुड्स जिसको आप रिटेन करने का सोच रहे हैं, जो आपके पास राइट है कि अगर डेट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको रिटेन कर सकते हैं, उसका पोजीशन भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोजीशन चला गया, वो कार्य आपने डिलीवरी कर दी, उसके बाद फिर आप उससे मांग रहे हैं कि अब मेरा हक बनता है, आपने अभी तक आपने अपना डेप्ट क्लियर नहीं किया है, वो नहीं हो सकता है। आपके पास उसका पोजीशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का एज अ बेली, एंड देन यू कैन एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ लाइन, ठीक है। A line may be of 2 types. First is particular and another is general line, ठीक है। अब ये particular line क्या होता है? Particular line is a one which is exercisable by bailey against those goods on which he has expended some labor or skill. जहाँ पर उसने अपना कोई लेबर यूज किया है, अपना कोई स्किल यूज किया है और उसका पैसा उसको नहीं मिला है, तब
वो तब उस गुड्स को वो रिटेन करने का राइट रख सकता है, एंड दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि रिपेयरिंग उसने किया और बेलर ने पे नहीं किया, तो इसलिए उसने अपनी कार, उसने बेलर की कार को जो उसकी पोजीशन में था फॉर द रिपेयरिंग, उसने उसको रिटेन कर लिया। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज दैट कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लॉथ दिया, ठीक है, टेलर को, और टेलर को कहा कि आप इससे एक कोट बना के दीजिए मुझको। ठीक है, अब टेलर ने कोट बना के दिया, ओके, अब आप गए वो कोट लेने के लिए, तब आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आई कांट गिव द स्टिचिंग चार्जेस टू यू। तो अब वो जो टेलर है उसके पास ये राइट है, क्योंकि उसने ना स्किल यूज किया है टू construct that coat, to make that coat, and he has right to retain that coat with himself unless and until the baler pay all the debts, all the these tailor charges to the tailor. ठीक है, so this is the example of particular line. Okay, he can retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in that respect. Okay, this is according to 170. अब इसके ऊपर एक केस है ऑफ एडुलजी वर्सेस कैफे जॉन रोज 1944 का। अब इसमें क्या हुआ, ए परचेस्ड एन ओल्ड रेफ्रिजरेटर फ्रॉम बी। ए ने क्या किया, एक फ्रिज खरीदा और बी ने उस पर रिपेयर किया। ठीक है, अब रिपेयरिंग करने के बाद कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 500 रुपये लगा रिपेयर करने के लिए। अब ए ने 300 रुपीज उसको दिया और कहा कि 200 रुपये मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, उसने रेफ्रिजरेटर उसको दे दिया, जिसका रेफ्रिजरेटर ओनर था उसको दे दिया। अब कुछ दिन बाद, एक महीने बाद, फिर से वो रेफ्रिजरेटर, वो फ्रिज खराब हुआ, तो उसने फिर से उसी रिपेयर वाले को बुलाया। अब उसमें अनदर 400 रुपीज इंकर्ड हुए। अब वो जो 400 रुपये इंकर्ड हुए, उसने कहा कि मैं अब फ्रिज आपको तभी दूंगा जब आप मुझे अभी की जो रिपेयरिंग है 400 और पहले के जो अनपेड रिपेयर चार्जेस है जो कि 200 रुपये, दैट इज टोटल 600 रुपीज, जब तक आप नहीं देंगे तब तक मैं आपको रेफ्रिजरेटर नहीं दूंगा अंडर द राइट ऑफ लाइन। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लाइन इन और दिस राइट ऑफ लाइन इन, इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ही डिलीवरी हो जाता है, जो उसमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट था, वहीं पर ये जो लाइन इन का राइट है वो टर्मिनेट हो जाता है। सिंपल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर फर्स्ट केस में जब उसके 500 रुपये इंकर्ड हुए थे रिपेयरिंग चार्जेस, तब उसने 200 रुपये पे नहीं किया था, तभी अगर वो रेफ्रिजरेटर नहीं देता, ठीक है, बोलता कि मैं नहीं दूंगा फ्रिज, आई एम यूजिंग द राइट ऑफ लाइनिंग, तब तक तो ठीक था। लेकिन उसने वो रेफ्रिजरेटर वापस कर दिया और बाद में वो मांग रहा है कि जब फिर से कोई कंडीशन अराइज हुआ, फिर से वो पैसे मांग रहा है कि वो अनपेड अमाउंट मुझे दीजिए, दैट results to the termination of the line-in which has done in the first time. Okay, is that clear? में लिखा गया है, आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं टू एक्सरसाइज द लाइन-इन। फर्स्ट इज टू एक्सरसाइज ऑफ लेबर एंड स्किल। लेबर और स्किल होना चाहिए, ठीक है, जैसे टेलर के केस में उसने अपना स्किल यूज किया टेलिंग करके, ठीक है, और रिपेयर के वो जो रिपेयर वाला केस मैंने बताया, एग्जांपल बताया, उसमें जो मैकेनिक था उसने अपना लेबर लगाया। ठीक है, सो इस लाइन इन के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए यू हैव टू इन्वॉल्व एनी लेबर और स्किल। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इन फुल। ये जो सर्विस है इसको परफॉर्म फुली करना पड़ेगा एज बाय द बेली। जो बेली है, वेदर दैट इज मैकेनिक और द टेलर, उनको पूरा काम करना पड़ेगा, तभी ये राइट ऑफ लाइन-इन कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, आधा अधूरा काम करने के बाद वो राइट वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, वो टेलर आधा कोट बनाने के बाद, मतलब एक बाजू लगाया दूसरा बाजू नहीं लगाया और बहुत सारे भी चीजें बचे हुए मतलब सेमी स्टिच्ड है, तब वो राइट ऑफ लाइन-इन यूज नहीं कर सकता। वो एक्सरसाइज तभी कर सकता है व्हेन द परफॉर्मेंस और द सर्विसेज इज फुली परफॉर्म। ठीक है, एंटाइटल्ड होना चाहिए, कोई चार्जेस एंटाइटल्ड होना चाहिए, तभी वो पोजेस कर सकता है, तभी वो रिटेन कर सकता है उस पर्टिकुलर गुड्स को। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेलर ने तो पूरा अमाउंट दे दिया फिर भी वो जिद कर रहा है कि मैं इस गुड्स को नहीं दूंगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, पेमेंट मस्ट बी ड्यू, ओके। नेक्स्ट इज नो अग्रीमेंट टू परफॉर्म द सर्विस ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये टेलर वाला केस लेती हूँ, जो एग्जांपल मैंने बताया उसमें मैंने टेलर को बताया कि मैं आपको ये कपड़ा दे रही हूँ, आप इसमें से कोट बना के दीजिए, लेकिन जो कोट है वो मैं 2 दिन बाद आके लूंगा और आपको जो मैं पैसा 1 हफ्ते बाद दूंगा। इस बात पर अगर टेलर राजी हो गया कि 1 हफ्ते बाद पैसे ले सकते हैं, उस टाइम अगर वो राजी हो गया तो बाद में वो राइट ऑफ लाइनिंग को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसने अग्री कर लिया था ऑन क्रेडिट, ठीक है। 7 दिन बाद पैसे मिलेंगे, 2 दिन के बाद बनते ही वो प्रोडक्ट उसको दे देगा, लेकिन 7 दिन बाद पैसे मिलेंगे, दैट इज ऑन क्रेडिट। सो इफ देयर इज एनी अग्रीमेंट ऑन क्रेडिट देन दिस exercise then the right of lining can't be exercised by the bank, okay. Next is there must be a contract to the contrary. अगर कोई contrary contract बना हुआ है then only you can, अगर बना हुआ है तब आप ये कॉन्ट्रैक्ट वो कर नहीं सकते हैं, ये जो राइट है लाइनन का नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है बिटवीन बेलर एंड बेली कि आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते राइट ऑफ लाइनन, देन यू कांट एक्सरसाइज दैट राइट ऑफ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ गुड्स। द बेलर्स लाइनन इज possessory in nature. If he parts with the position of goods, the linen terminates. जो मैंने रेफ्रिजरेटर के केस में बताया कि टाइम चला गया था, उसने पहले जब उसके 200 रुपए अनपेड थे तभी अगर वो गुड्स को पोजेस कर लेता, उस फ्रिज को पोजेस कर देता, अपना राइट ऑफ लाइन एक्सरसाइज करता, तब वो वैलिड था। लेकिन जब सेकेंड टाइम उसका वो चार्ज नहीं कर सकता कि मुझे वो अनपेड अमाउंट दीजिए तभी मैं आपको गुड्स वापस करूंगा, तब वो अपना राइट ऑफ पोजीशन नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। Next is payment for performance of services in case of destruction of goods. अगर जो बेली है उसका कोई फॉल्ट नहीं है फिर भी वो कार्ड या फिर वो जो कोड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा फॉर दैट डिस्ट्रक्शन और थेफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कोड अगर खराब हो गया है विदाउट द फॉल्ट ऑफ द टेलर व्हेन ही वाज एक्सरसाइजिंग दैट राइट ऑफ लाइनिंग, तब अगर खराब हो जाता है तो he is not entitled to pay that performance for the services in case of destruction of goods, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, just read once. I have covered all the things what we have to study in the linen of right to linen, ठीक है। This is very important topic, this might come in your exam, so just go once with that and revise everything, each and everything what I am teaching you in the class, just go all the things, ठीक है। लाइनिंग के ऊपर, ठीक है। अब जनरल लाइनिंग क्या होता है, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, पर्टिकुलर लाइनिंग। अब जनरल लाइनिंग में क्या होता है, ये वही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सिर्फ कुछ जनरल लोग ही यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग यूज कर सकते हैं ऑन द जनरल थिंग, ठीक है। बेसिकली जो पर्टिकुलर लाइनिंग था उसमें आपका जैसे कार दिया था आपने, ठीक है, फॉर रिपेयरिंग, अब आपने पैसे नहीं दिए फॉर रिपेयरिंग चार्जेस, वो कार को पोजेस कर सकता है, रिटेन कर सकते हैं ना, पोजेस ही कैन रिटेन दैट, ठीक है। बट उसके अंदर अगर कोई कोड है, डायमंड रिंग है, पेंसिल है, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको वो पोजेस नहीं रिटेन नहीं कर सकता अंडर पर्टिकुलर लाइनिंग। बट इन जनरल लाइनिंग ऑल द थिंग्स जो उससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कनेक्शन पर्टिकुलर लाइनिंग में किसमें था, कार के साथ था, वहां पर कोड के साथ था। जनरल लाइनिंग में क्या है कि उसके आसपास के जो सामान है वो भी बेली पोजेस रिटेन कर सकता है, ठीक है। अब ये जनरल लाइनिंग सिर्फ 4 लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इज बैंकर, सेकेंड इज फैक्टर्स, थर्ड इज वॉरफिंगर्स एंड फोर्थ इज अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। ये 5 लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल लाइनिंग का राइट ये सिर्फ 5 लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ओके। अब ये क्या करते हैं, इसका बेसिकली मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझते हैं ना। जैसे आपने किसी बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपने पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपीज लोन लिया, ठीक है, और आपके पास और उस बैंक में आपके कुछ शेयर्स के सर्टिफिकेट्स है, साथ ही साथ आपने एक कार भी मॉर्गेज रखा हुआ है, ठीक है। अब जो बैंकर है उसके पास राइट है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, आपने अगर पे नहीं किया, तो वो कार तो रख ही सकते हैं जिसको आपने मॉर्गेज रखा है, साथ ही साथ आपके जो शेयर सर्टिफिकेट्स है, जो आपके शेयर्स है, उसको भी वो रिटेन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल लाइनिंग, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो पोजेस कर ही सकते हैं, वो तो रिटेन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो उसके रिलेटेड आइटम्स को भी रिटेन कर सकते हैं। कौन रिटेन कर सकते हैं? बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ठीक है। So these persons are entitled to retain possession of goods bailed to them as security until their claims are fully satisfied, ठीक है। These are the difference between general line और a particular line, ठीक है। ये दिया गया है क्या होता है पर्टिकुलर लाइनेन एंड जनरल लाइनेन। आई हैव डिस्कस्ड विद द एग्जांपल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर दे दिया गया है। आई नो यू आर वेरी वेल रीडर्स, सो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। दिस इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। बट इफ यू गेट एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, यू कैन मैसेज मी ऑन द चैट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी थ्रू टीम्स ऐप और ईमेल आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। Let me see any doubts if you have any. Before that, अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया है। इन यूनिट 2 वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी और बेलमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ एक छोटा सा सब टॉपिक है, दैट इज प्लेज। वो बहुत सारे बुक्स में नहीं अवेलेबल होते हैं, फिर इसलिए मैंने इसके नोट्स बना दिए हैं। ये एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक वाइडर स्कोप है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज उसका एक स्मॉलर पोर्शन, एक नैरो स्कोप है, ठीक है। So we will study about this contract of pledge. Before that, if you have any doubts, just read. I just cleared that. Good morning, everyone. This is the Google Drive link. I have published that. If anyone wants it, can copy paste in the desktop. Yes, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तक नोट शेयर किए हैं। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज टू, ठीक है। स्टडी मटेरियल में नहीं है तभी तो मैं करा रही हूँ, तभी तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट शिवानी? ओके, दिस इज यूनिट 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। साथ ही साथ हर यूनिट के क्वेश्चंस बता देती हूँ। आज भी बताया है मैंने, इट्स योर ड्यूटी टू राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन। आई विल नॉट से अगेन एंड अगेन। ऑफलाइन क्लासेस आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज है और द एंड ऑफ जून, ठीक है, तो आपके नोटिफिकेशंस आ ही जाएगा। लावण्या इज आस्किंग कि अगर जो क्रेडिट पर बात हुई थी, जो क्रेडिट पर अग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद कोर्ट बनने के बाद वो एक्सरसाइज कर रहा है राइट ऑफ लाइनिंग, दैट विल बी नॉट वैलिड, ठीक है। तब अगर उसने क्रेडिट पर बात कर चुका है, बात हो चुकी है, उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है अपना राइट ऑफ लाइनिंग फॉर बेली एज अ टेलर, तो वो राइट ऑफ लाइनिंग इज नॉट वैलिड, तो ही कांट एक्सरसाइज दैट राइट ऑफ लाइनिंग, ठीक है लावण्या? क्यों का आंसर ही लॉ में बहुत चीजें हमें लगता है कि ये एथिकल है, ये नॉन एथिकल है,
but you have to understand law is not about ethical, not ethical. Okay, law is about what the rules and regulations the law has laid upon. ठीक है, उसी rules and regulations को मानना पड़ेगा. अगर कहा गया है कि राइट ऑफ लेनिंग तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है, वो आप रिटेन तभी कर सकते हैं गुड्स को जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के आप राइट नहीं ले सकते. सो यू हैव टू फॉलो दैट. ये लावण्या, इज दैट ओके? वॉल फिंगर्स कौन होते हैं? आपने देखा होगा, अगर आप सी साइड में गए होंगे तो एक वुडन प्लैंक जैसा बना होता है. ठीक है, जहाँ पर शिप्स को बांधा जाता है, फिर वहां पर खड़े होकर शिप्स में चढ़ते हैं. ठीक है, सो उस पर्टिकुलर पोर्शन के जो ओनर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड वॉल फिंगर्स. ठीक है, ओह सॉरी, मैंने डिसमिस कर दिया. ओह सॉरी. शायद मैंने पब्लिश कर दिया है. कौन सा एग्जाम है आप लोगों का आज? अंकित, तो आई हैव गिवन द गूगल लिंक, मैंने पब्लिश भी कर दिया है. ठीक है, सो नाउ आई थिंक सो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विलमेंट इज अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल ऑफ यू एंड दिस राइट ऑफ लाइनिंग इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं 2, 3, 4, 5 मार्क्स का छोटा सा पोर्शन एक बड़े क्वेश्चन के बीच में आ जाता है. सो डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस. ठीक है, ओके. अंकित, आर यू इन एनुअल मोड और सेमेस्टर मोड? रोहित राज, काइंडली अपने फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए. बाकी लोगों को तो गूगल ड्राइव में शो हो रहा है और ओपन भी हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. दिस इज फॉर अंकित एंड ऑल द पीपल हु विल गिव एग्जाम्स. पेपर सारे जो 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा. ठीक है, उससे रिलेटेड जितना आपको याद है, जितना को ध्यान आ रहा है, सब लिखिएगा. ठीक है, साथ ही साथ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग दिस डायग्राम्स एंड ऑल. ठीक है, जो साइड में आप फूल पत्ते बनाते रहते हैं वो सब मत कीजिएगा. एंड थर्डली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेल. क्वेश्चंस क्या होता है और आप कुछ और ही आंसर लिख देते हैं, खासकर लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में. तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा. एंड डोंट डू कि फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पेजेस भर दिया और फिफ्थ क्वेश्चन में जाकर 2 पेज भी आप नहीं लिख पा रहे हो. ठीक है, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड ऑल द बेस्ट. ओके अंकित? Paper will be of 75 marks. Each question will be of 15 marks each. ठीक है, वो पेपर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स कम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. सो अब ये क्या है, जैसे मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट का सब पॉइंट है. ठीक है, एक नैरो स्कोप है. दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट हैज अ wider scope. This contract of pledge comes under the section 172, under which it has been said that the bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called a pledge. ठीक है, the bailer is in this case called the pledger or owner, and the bailee is called the pawnee or pledger. ठीक है, इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Yes, my writing is clear to all of you. Okay. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या होता है कि जैसे ये एक कॉर्नर है, इसको हम एक प्लेजर भी कहते हैं. वो अपने किसी गुड को प्लेज करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को. फॉर एग्जांपल, एक्स प्लेज हिज गुड्स टू वाई
who is a pawnee और उसको हम pledger भी कहेंगे, और in return pawnee grants some loan to owner. ठीक है, so ये जो contract of pledge है, this is only be done in movable properties. जहाँ पर movable properties होते हैं वहीं पर ये contract of pledge किया जा सकता है. इमूवेबल प्रॉपर्टीज में मॉर्गेज लगता है, ठीक है, ये मॉर्गेज नहीं है, ये प्लेज है, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज प्लेज वेयर इट डील्स विद ओनली मूवेबल गुड्स. मूवेबल गुड्स कौन से होते हैं? वैल्यूएबल्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल. वैल्यूएबल्स मतलब आपके कोई गोल्ड हो गया, आपके डायमंड हो गए, दीज आर वैल्यूएबल्स. एंड मूवमेंट्स ऑफ टाइटल मतलब जैसे शेयर के डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर रेलवे रिसीट्स हो गए, लैंड ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है. इन सब के को आप प्लेज कर सकते हैं टू अ पर्सन हु इज नोन एज अ pawnee. इन रिटर्न ऑफ दैट pawnee और द pledgee, he or she will grant a loan to you. ठीक है, जब आपने लोन जो आपका है विद इंटरेस्ट आप pawnee को वापस कर देंगे, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द pawnee टू रिटर्न द गुड्स टू यू. Okay, so this is all the contract of pledge. Understandable? ठीक है. आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक सिक्योरिटी दे रहे हैं. इसको हम बेलर बेली होता था, बेलर बेली को प्रोडक्ट सामान दे रहा था और इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन मिलता भी था, नहीं मिलता था इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज a person pledges his goods to another person and in return gets a loan. इन रिटर्न एक लोन मिलता है, उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है ओनर को विद द लमसम अमाउंट. एंड इन रिटर्न जब वो सब आप पे कर देंगे, अपने डेट को पे कर देंगे, देन यू कैन गेट बैक योर गुड्स टू यू. ठीक है, कैसा गुड? मूवेबल गुड. मूवेबल गुड कैन बी ऑफ वैल्यूएबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, so समझ में आ गया. This all example has been written here. A pledge is a bailment for security. Already I have said bailment का एक narrow concept होता है pledge. So pledge क्या है? एक bailment for security है. If the purpose of bailment is to provide security for the payment of a loan or a performance of a promise, then such a bailment is called pledge. ठीक है? What are the essential features of a valid pledge? वैलिड प्लेज कब हो सकता है? जब वो एक मूवेबल गुड्स में हो. ठीक है, मूवेबल गुड्स क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, शेयर्स ऑफ कंपनीज, डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब आते हैं किसमें? मूवेबल गुड्स में. और जो प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, इट ओनली डील्स विद मूवेबल गुड्स, नॉट इमूवेबल गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लेज इन्वॉल्व्स जुडिशियल पोजीशन ऑफ गुड्स. मतलब आपके पास वो गुड्स का पोजीशन होना चाहिए. जिस गुड्स का पोजीशन ही नहीं है, आप उसको प्लेज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सो यू शुड हैव दैट पोजीशन विद यू. फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय हु इज इन अ पोजीशन ऑफ सम गुड्स ऑफ द एम्प्लॉयर कैन नॉट प्लेज द गुड्स ही पोजेसेस बिकॉज ही डज नॉट हैव जुडिशियल पोजीशन ऑफ द गुड्स. फॉर एग्जांपल, मैं एक फॉर एग्जांपल एक्स इज अ ड्राइवर इन अ वाइस कंपनी. ठीक है, अब ड्राइवर है, अब वो उस कार को चलाने की उसको परमिशन है, बट वो कहीं दूसरे इंसान से, फॉर एग्जाम्पल मुझसे, वो लोन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार नहीं ले सकता है क्योंकि वो उसकी जुडिशियल पोजीशन में है ही नहीं. दैट कार डजंट बिलोंग टू दैट पर्सन. जो ये लोन ले रहा है, जो ये प्लेज कर रहा है, उसकी पोजीशन में नहीं है. So this is why it has been said that one of the essential feature of valid pledge is that it should involve a judicial possession of the goods. ठीक है. This pledge involves transfer of possession. Transfer of possession होना बहुत जरूरी है. मतलब एक कॉर्नर से pawnee के पास जा रहा है, मतलब प्लेजर से प्लेजी के पास जा रहा है. ठीक है. What we have seen in this जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये कॉर्नर से pawnee के पास जा रहा है, प्लेजर से प्लेजी के पास जा रहा है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक है. Then only this contract of pledge will come into force. Okay. Just give me a second. What kind of marriage is coming from?
Sorry for the interruption. The second point is, third point is there should be a transfer of possession from a pledger to a pledgee. Okay. Next is pledge can be only be of a sellable commodity. जो चीज आप बेच सकते हैं उसी चीज पर आप प्लेज कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा कोई सामान दे दिया जिसको आप बेचकर कोई अमाउंट ले ही नहीं सकता है जो प्लेजी है, then that cannot be come under the contract of pledge. Okay, so this is an essential feature of a contract of pledge. The main reason for this is that if the pawner is not able to clear his debt, the pawner can recover the amount to a loan by selling the goods that have been pledged to him. Okay? इस एग्जाम्पल में हमने देखा क्या कि पॉनर ने पॉनी को अपना गुड्स दिया, लेकिन और इन रिटर्न क्या मिला, लोन मिला. लेकिन आफ्टर सम टाइम जो एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है इन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कि कितने साल बाद या कितने दिन बाद आप ये लोन वापस करेंगे विद द इंटरेस्ट रेट, तब तक उन्होंने अगर वापस नहीं किया, किसने वापस नहीं किया, पॉनर ने अगर वापस नहीं किया, तो पॉनी हैज ऑल द राइट टू सेल दिस गुड जो कि प्लेज किया गया था और उस अमाउंट को अपने पास रख सकता है. अगर एक्सेस अमाउंट हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए उसको उसने लोन दिया था और जो इंटरेस्ट मिलाकर आता है 5,10,000 रुपए आता है. ठीक है. और जो उसने गुड सेल किया वो 7 लाख रुपीज का आया, जो एक्सेस में 1,90,000 रुपीज है. द पॉनी हैज द ड्यूटी टू गिव बैक टू द पॉनर. ठीक है. और अगर 5,10,000 से कम आया, फॉर एग्जांपल 4,90,000 आया आफ्टर सेलिंग द गुड्स, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द पॉनर, देन द पॉनर हैव द ड्यूटी, ये जो पॉनर है इसकी ड्यूटी है कि रिमेनिंग 20,000 रुपए वो पॉनी को दे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. इसी में सारे आपके ड्यूटीज राइट्स सब कुछ यही लिखा हुआ है कि एक सेलेबल कमोडिटी होना चाहिए. साथ ही साथ जो प्लेज है उसमें गुड्स का रिटर्न होना चाहिए. अगर वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो जाता है, मतलब जो पॉनर है उसने अपना जो उसका प्लेज था, मतलब उसका जो टाइम लिमिट था उसके अंदर उसने अपना डेट क्लियर कर लिया है, देन ही हैज ऑल द राइट टू गेट बैक द गुड्स. ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया. अब आते हैं हम राइट्स ऑफ अ पॉनर और द प्लेजर. ठीक है. राइट क्या है कि अपने गुड्स को वापस ले सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 एंड 161 अगर उसका परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हैज बीन कंप्लीटेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज ही हैज रिपेड हिज लोन and interest to the pawnee, then he is entitled to get back the goods which has been pledged to the pawnee. Okay. Next right क्या है, right to increase value or profit. For example उसने अपने जो pledger है उसने pledgee को shares का certificate दिया, that is a movable property, और शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, सो उसमें जो प्रॉफिट होगा या जो इंटरेस्ट होगा जो इंक्रीज हुआ है इन द गुड्स ऑफ द पॉनर व्हिच हैज बीन प्लेज्ड टू द पॉनी, the pawnee has the right to get that increased value of the profit out of the good which he has pledged to the pawnee. Okay. Next is right to compensation. अगर for example जो पॉनर है उसने अपने हॉर्स को पॉनी को दिया, ठीक है, एज अ प्लेज. ओके. अब उसमें जो हॉर्स है उसकी तबीयत खराब होगी क्योंकि उसने देखभाल नहीं किया, वो डैमेज हो गया, डिटोरिएट हो गया, तो द पॉनर हैज राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर सच डैमेजेस और लॉस. ओके. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सेल, जो कि मैंने सेल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर सेल 7 लाख रुपीस का किया, ठीक है, अगर डिफॉल्ट हुआ 7 लाख रुपीस का सेल किया किसने, पॉनी ने, और उसको मिलना कितना था, बस 5,10,000 रुपए, तो रिमेनिंग 1,90,000 रुपए वो वापस किसको करेगा, पॉनर को. ठीक है, मतलब प्लेजर. ठीक है. सो दिस इज द राइट टू गेट द प्रॉफिट इन केस ऑफ सेल. अनदर इज प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स. इट मींस दैट आप क्या जो हॉर्स आपने रखा था या फिर जो भी सामान आपने प्लेज में रखा था, ठीक है, वो आपको प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है. ठीक है. द पॉनर हैज अ राइट टू सी दैट the pawnee like freely preserves the goods pledged and properly maintains them. जो पॉनर है उसके पास ये राइट है कि वो पॉनी को जाकर देखे कि वो उसके गुड्स का सही देखभाल कर रहा है कि नहीं, प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं, मेंटेन कर रहा है कि नहीं. ठीक है.
राइट्स ऑफ द पॉनी और द प्लेजी, प्लेजर और पॉनी का क्या राइट है, रिटेन कर सकते हैं अपनी वो जो गुड्स उसको प्लेज किया गया है बाय द पॉनर उसको रिटेन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 173. नेक्स्ट इज द राइट टू रिटेनर फॉर द सब्सिक्वेंट एडवांस. फॉर एग्जांपल जो पॉनर है उसने 5 लाख रुपए लिया था और इंटरेस्ट बन के 5 लाख 10 होता है, फिर वो फिर से आया और उसने बोला कि मुझे और 1 लाख रुपए चाहिए. ठीक है, तो वो और 1 लाख रुपए वो जो दे रहा है ना, दैट नाउ इट्स 6,10,000. दिस 6,10,000 इज ऑन दैट ऑलरेडी प्लेज्ड गुड्स. सो जो पॉनी है उसके पास वो राइट है टू रिटेन फॉर द सब्सिक्वेंट एडवांसेस. नाउ if there is a default, the pony has right कि वो सेल करके अगर 7 लाख रुपए आ रहा है तो 6,10,000 अपने पास रखे और बाकी 90,000 उसको वापस करे. क्यों? जो एडवांसेस लिए है, सब्सिक्वेंट जो आपने अमाउंट फिर से लोन ले रहे हो वो सब कुछ आप रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द पॉनर. दिस राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर जो पॉनर है उसने एक हॉर्स को प्लेज किया है टू द पॉनी. अब उस हॉर्स को मेंटेन रखने के लिए उसको खाना देना पड़ेगा, उसको मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, उसको धुलाना, उसको नहाना धुलाना, बादिंग सब करवाना पड़ेगा. सो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है ये भी रिकवर करना है कहाँ, उसको पॉनी को फ्रॉम द पॉनर. दिस राइट ही हैज दैट राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट इन केस ऑफ पॉनर मेक्स डिफॉल्ट. अगर जो पॉनर है उसने अमाउंट दे नहीं पाया, वो जो डेट है वो उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो जो पॉनी है उसके पास क्या क्या राइट्स है. फर्स्ट, वो एक फाइल को वो सूट कर सकता है टू द पॉनर फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस एंड जो गुड्स है उसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख सकता है. नेक्स्ट, वो उस सामान को बेच सकता है और जो भी एक्सेस अमाउंट है वो उसको वापस कर सकता है, और अगर कोई कम है, डिफिशिएंट अमाउंट है, तो उससे रिकवर कर सकता है. किससे? पॉनर से रिकवर कर सकता है. ठीक है. और थर्ड इज रिकवर फ्रॉम द पॉनर एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ गुड्स बाय हिम. कोई अगर कोई डिफिशिएंसी है तो वो रिकवर कर सकता है, कोई सरप्लस है तो उसको वो वापस कर सकता है. ठीक है. करना ही है, दैट इज द ड्यूटी. कर सकता है, करना ही है अगर एक्सेस है. comes the duties of pawner. ठीक है, duties भी almost same है just like the rights. Just read once. Already I have discussed all the things. ठीक है. Next is duties of pony. Pony की भी duties almost similar to the rights है. Just go to that कि reasonable care लेना पड़ेगा जो भी pledge किया है, जैसे horse का देखभाल करना है, कोई improper use नहीं करना है, मतलब उस horse को आप कहीं और कुछ काम में नहीं लगा दे रहे, बारात में नहीं दे रहे. ठीक है. उससे कोई आप सामान नहीं ढुलवा रहे हो, कोई इम्प्रॉपर यूज नहीं कर सकते गुड्स का. आप अपने गुड्स के साथ उस प्लेज्ड गुड्स को मिक्स नहीं कर सकते हैं. फिर आपका ड्यूटी ये है कि आप जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, मतलब जो पॉनर है वो पॉनी को अमाउंट पे कर देगा, तभी आपको वो गुड्स रिटर्न करना है टू द प्लेजर. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ ड्यूटीज आर देयर. ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगी गूगल ड्राइव में. So this is very small contract of pledge which is comes under the purview of contract of payment. ठीक है. So any doubts regarding this you can write down in the chat box. ओपन होगा सुमित के तो हो रहे लिंक ओपन. शिवानी, यू कांट से कितने पेजेस में लिखे हैं. ठीक है. आंसर, सबके राइटिंग स्टाइल अलग है, सबके याद करने की कैपेसिटी अलग है, सबके समझने की कैपेसिटी अलग है. मैं बस ये बोलूँगी कि जितना मांगा गया है आपसे, मतलब जैसा क्वेश्चन दिया गया है उतने हिसाब से आपको लिखना है. अगर आपको राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली बोला गया है तो आपको दोनों के राइट्स लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, राइट, और दोनों के ड्यूटीज लिखने पड़ेंगे, बेलर के भी बेली के 5 पॉइंट्स. ठीक है. सो दिस मेक्स 20 पॉइंट्स. 20 पॉइंट्स के मार्क्स होंगे 15 मार्क्स, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है. अब आप इस 20 पॉइंट्स को आप कितने पेजेस में लिखेंगे वो आपके राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो ऑलवेज जस्ट फोकस ऑन द मार्क्स, कितना मार्क्स है और कितना कंटेंट आपको पता है, कितना कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है.
फर्स्ट जरूरी है प्रथम, ठीक है, टू गो फॉर एमकॉम MBA। एक क्वेश्चंस कभी कभार 4 भी पूछे जाते हैं, 5 भी पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स डिवाइड हो जाता है। हेलो पूजा। Someone has asked that if the pawnbroker returns some amount and promises to return the rest in future, still pawnbroker has the right to sell। यहाँ पर है कि अब पॉनी क्या चाहता है, ठीक है, अब वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अब उसने क्या किया, प्रॉमिस टू रिटर्न, ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। सो अब अगर वो माना पॉनी कि जो प्रीवियस स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंडर आपने दिया नहीं, तो अब उसके पास है राइट टू सेल। लेकिन अगर वो मान गया कि ठीक है मैं और 6 महीने तुमको मोहलत दे रहा हूँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, सो नाउ द दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन अगेन कम इनटू द एग्जिस्टेंस, तब उसके पास राइट नहीं होगा, तब उसके मतलब जो ऑप्शन है वो पॉनी के पास है कि स्टिपुलेटेड टाइम में हो गया है तो ऑब्वियसली उसको वापस करना पड़ेगा गुड्स, स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हुआ है तो वो सेल कर सकता है। और अगर पॉनर ने आकर उसको बोला कि थोड़ा और मोहलत दे दीजिए, तब भी वो पॉनी के ऊपर है कि वो हाँ बोलेगा कि ना। अगर उसने हाँ बोला कि थोड़ा और टाइम दे दीजिए, तब वो सेल नहीं कर सकता है। अगर उसने ना बोला तो ऑब्वियसली ही कैन सेल। और सेल करने के बाद भी अगर एक्सेस में हुआ अमाउंट तो ऑब्वियसली हैव टू रिटर्न टू द पॉनी, जो एक्सेस अमाउंट है एक्सेस अमाउंट पॉनर को रिटर्न करना पड़ेगा, और डेफिशिएट अमाउंट है तो पॉनर को पॉनी को देना पड़ेगा, ठीक है, जो एक्सेस डेफिशिएट अमाउंट। ओके, इज दैट राइटिंग इज एनोनिमस, प्लीज राइट योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। सो एक क्लैरिटी हो जाता है कौन पूछता है, इसका क्वेश्चन कितना अच्छा है। बहुत क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो एक क्लैरिटी मिल जाता है कि हु इज राइटिंग एंड हु इज आस्किंग द डाउट। तो जो एनोनिमस कर रहा है that person should write his name and then doubt question, okay? So I have not formed any group, neither in your Telegram group or not in your WhatsApp group. मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली यू कैन हैव माय ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टीम्स ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू इंक्रीज वैल्यू और प्रॉफिट का मतलब ये है कि जैसे पॉनर ने पॉनी को एक फॉर एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, एज अ प्लेज, ठीक है। अब इन द मीन टाइम कंपनीज के शेयर के प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो अब जो पॉनर है उसके पास राइट है टू क्लेम दैट इंक्रीज वैल्यू और इंक्रीज प्रॉफिट। जो इंक्रीज प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले 15 रुपए था पर शेयर, अब वो 20 रुपए हो गया शेयर, तो वो 5 रुपए का शेयर, वो अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है वो किसका हक है उस पर? उसका हक है पॉनर पर, जिसने ये गुड प्लेज किया, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो शेयर सर्टिफिकेट है जिसने प्लेज किया, वो उसके पास राइट है टू क्लेम दैट इंक्रीज वैल्यू और प्रॉफिट इन दैट स्टिपुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वो टाइम पीरियड में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए था वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, अब वो 1 साल खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर इंक्रीज इन वैल्यू और प्रॉफिट है तब उसका राइट नहीं है, तब वो पॉनी का राइट है, क्योंकि पॉनी के पास हो गया। Pooja, I have sent. Nikita, is that clear? Pooja, I have sent the link. जो भी मैंने Google Drive के लिंक पब्लिश कर दिया है, just go through that. प्लेजी को पॉनी कहते हैं अनुराग, ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। Someone has asked if after selling the movable goods, if the pawnee is still not getting his due amount, can he sue? जैसे मैंने कहा, जैसे 5,10,000 रुपए ड्यू था, अब उसने जो मूवेबल प्रॉपर्टी सेल किया उससे उसको सिर्फ 4,50,000 रुपीज ही मिला। ओके, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू गिव द पॉनर द एक्सेस अमाउंट। वो जो 60,000 डिफिशिएट हो रहा है वो अमाउंट पॉनर को देने की उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर उसने वो नहीं दिया, देन ऑब्वियसली पॉनी हैज राइट टू sue द पॉनर फॉर दैट 60,000, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज इंपॉर्टेंट, एक बार ड्यूटीज एंड वो पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार पढ़ के समझ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है।
क्लासेस, हाँ जून 30 तक मेरा लास्ट क्लास है ऑनलाइन में आपके साथ, ठीक है। उससे पहले भी ऑफलाइन क्लासेस हो सकते हैं, उसके बाद भी हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होंगे जरूर। I have already discussed this rights of Baylor and Bailey against third party last class में, तो just go through that. In fact उसमें भी है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में then मेल में। वीडियो अगर फ्रीज हो रहा है तो जस्ट रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है, आफ्टर द क्लास समझ में आ जाएगा। और बाकी जो स्लाइड्स है और जो पीपीटीज है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आई यूज टू टीच एज अ टीचिंग मटेरियल इन द क्लास, वो सब मैं गूगल ड्राइव में पोस्ट कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अनुराग क्लासेस तो शो होने चाहिए, आज की क्लास भी शो हुआ है, बाकी 30 जून तक भी क्लासेस शो हो रहे हैं एसओएल के वेबसाइट पर, ठीक है। क्लासेस तो एज पर द कैलेंडर दैट इज मंडे एंड थर्सडे एट 11:30 क्लासेस विल बी शो इन योर कैलेंडर, ठीक है, और ये ऑनलाइन क्लासेस वाले सेक्शन में, ठीक है। और बाकी डाउट्स के लिए कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू मेल और थ्रू दिस टीम्स ऐप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। वेलकम आकाश। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विच इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्या है, due to the complexities of modern business have given rise to the development of the concept of agency। ये जो एजेंसी है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो एजेंट वर्ड है बहुत परव्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही चलचित्र है इन दिस मॉडर्न बिजनेस, ठीक है। एजेंट और जो प्रिंसिपल है उसके रिलेशन को फिड्यूशियरी इन नेचर कहा जाता है। फिड्यूशियरी मतलब लीगल, मतलब जिसका एक लीगल बाइंडिंग है, दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सिंपली मैं आपको मैं एग्जांपल समझा देती हूँ क्या है, देन द कंसेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर। बुक से आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा मे बी, बट लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जांपल। क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है और थर्ड पार्टी होता है इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट्स। प्रिंसिपल देखो, हर एक इंसान या तो खुद काम कर सकता है या किसी और से काम करवा सकता है, राइट। आप खुद असाइनमेंट कर सकते हैं या किसी और से असाइनमेंट करवा सकते हैं, राइट, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड, किसी और से आप करवा रहे हैं। बट आप कोई भी काम हो, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ऑफ अ कार, ठीक है, आप अपना कार खुद जाकर बेच सकते हो या फिर आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो, किसी और को बोल सकते हो कि वो कार आप बेच दीजिए मेरा, ठीक है। सो वो जो किसी और से करा रहे हो, वो कौन, वो जो कोई किसी और है वो कौन है, एजेंट, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एजेंट, ठीक है। सो जो आप खुद हो वो कौन है, प्रिंसिपल, एंड द पर्सन हु आर अपॉइंटिंग फॉर डू अ पर्टिकुलर टास्क, दैट पर्सन इज एजेंट, ठीक है। अब वो एजेंट क्या करेगा, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट करेगा, एंड ही विल act as an agent of the principal, ठीक है। अब जो contract of agency है, that is between the principal and agent, where the agent binds his principal for all lawful acts done by agent on behalf of principal। मतलब हर एक जो काम होगा जो आपने एजेंट को बताया है वो लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल XYZ को पकड़ के लेकर आइए, मार मार के उसको लेकर आइए यहाँ पर मेरे पास लेकर, ठीक है। सो आई हैव अपॉइंटेड यू एज एन एजेंट, बट इज दैट एक्टिविटी लॉफुल? नो, दैट इज नॉट लॉफुल, ओके। सो आई कैन अपॉइंट यू एज एन एजेंट एंड ऑन द सेम ग्राउंड वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तभी क्रिएट होगा जब वहां पर कोई लॉफुल एक्ट होने के लिए मैंने आपको एज अ एजेंट अपॉइंट किया है या फिर मैंने एज अ एजेंट आपको रखा है, ठीक है। सो एजेंट बाइंड्स हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और ये जो एजेंट है वो सारे काम किसके बिहाफ पे कर रहा है,
प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहा है। अगर वो कार सेल कर रहा है प्रिंसिपल का, तो फिर वो किसके लिए कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पर दो बातें आती है। फर्स्ट है, जो आप एजेंट जो अपॉइंट कर रहे हैं, रख रहे हैं, आप वो विद कंसिडरेशन कर सकते हैं या विदाउट कंसिडरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको एजेंट रखा फॉर सेलिंग माय कार, अब मैं आपको कुछ अमाउंट पे भी कर सकती हूँ या फिर आप मुझे कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं और बोल सकते हैं मुझे एजेंट रख लीजिए। मुझे आपने 1 लाख रुपए दिया और कहा कि मुझे आप अपना एजेंट रख लीजिए। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ मुझसे विनती की कि मुझे आप अपना एजेंट रख लीजिए, तब भी विदाउट एनी कंसिडरेशन, तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। अनदर पॉइंट इज दैट जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो जरूरी है कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सामान बेच रहा है एजेंट थर्ड पार्टी को, वो बेसिकली ओनर कौन है? प्रिंसिपल ही ओनर है। तो यहाँ पर भी एक ट्राइपैरेट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होते हैं? जो कि माइनर नहीं होते, जो कि लॉ की तरफ, लॉ से उनको खारिज नहीं किया गया होता है, और थर्ड वो एक साउंड पर्सन होते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा चुकी हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सो वहां पर आपको पता है कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है। तो प्रिंसिपल को हमेशा एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज जो एजेंट है वो मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। मेजर कौन होता है, माइनर कौन को होता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस माइनर बिलो 18 ईयर्स एंड मेजर अबव 18 ईयर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनर कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ बिकॉज आई एम साउंड माइंडेड एंड अबव 18 ईयर्स। अब मैं अपने सोसाइटी में, मुझे एक बच्चा मिलता है, मैंने उसको बोला ही इज बिलो 18 ईयर्स कि प्लीज मेरा ये जो वॉच है वो सेल कर दीजिए। ठीक है, सेल कर दो। ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, उसका 10% मैं तुमको दूंगा एज अ कमीशन। अब वो बच्चा बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब मैं वो बेचूंगा। अब वो गया एक अंकल के पास, उस अंकल को उसने बेच दिया और उस अंकल ने उसको 500 रुपीज दिए। अब वो वापस आया, आकर वो अमाउंट उसने 50 रुपीज अपने जेब में रखे। 500 का 10% कितना होता है? 50 अपने जेब में रखे, 450 प्रिंसिपल को दे दिया। सो यहाँ पर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हुआ है। दो माइनर इज अ एजेंट, बट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो रहा है। बट अब वो जो वॉच है वो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से जाकर रिकवर नहीं कर सकता है। वो अमाउंट देकर उस वॉच को रिकवर नहीं कर सकते कि वॉच वापस कर ले, दे दे और ये 5 रुपए रख ले। वो ऐसा नहीं कर सकता प्रिंसिपल। क्यों? माइनर ने ऐसे बिहेव किया कि वो प्रिंसिपल का ही एजेंट है। सो ही डन एजेंट बाइंड्स हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाय एजेंट। उसने बाइंड कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पर माइनर का कि फॉर एग्जांपल मैंने उस बच्चे को कहा था कि जो मेरा वॉच है वो 2000 रुपीज से कम बेचना मत। ठीक है, अब उसने क्या किया, हाँ, जब उसको दूसरा इंसान मिला, उसने बोला कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। तो उसने सोचा कि ठीक है 1000 रुपए ही सही। फिर 1000 रुपए का 10% 100 रुपीज, उसने 100 रुपीज रखा और 900 रुपीज उसने जाकर मुझको दे दिया। ठीक है, अब मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा कि अरे मैं तो आपको बोला था 2000 रुपए का देने के लिए। अब मैं उसको लाइबल नहीं ठहरा सकता, इसको माइनर को, क्योंकि वो माइनर है। अब मैं अपने एजेंट विच इज अ माइनर, उसको मैं लाइबल नहीं कर सकता हूँ फॉर द रिमेनिंग 1100। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग 1000 रुपीज। उसने कम में बेचा, बट वो 1000 रुपए मैं उससे रिकवर नहीं कर सकता, ना ही मैं थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर माइनर कुछ भी गलती करता है, वो गलती करे या कोई भी एक्ट करे, वो प्रिंसिपल की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। लेट्स मूव टू द मेन डेफिनेशन। This contract of agencies is contained in Chapter 10 under Section 182 to 238 of Indian Contract Act 1872.
Definition क्या है? An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with a third party. अब जो agent है वो represent कर रहा है, act कर रहा है as on the behalf of the principal in dealings with the third person. The person for whom such act is done or who is being represented is called principal, and the relationship between agent and principal is called agency. ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया था. Now let's move to the next part, principles regarding law of agency. दो principles है. सबसे पहला कि whatever person can do personally, he can get it done through an agent. जो चीज हम खुद कर सकते हैं वो हम एक एजेंट से भी करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, चार्जर कनेक्ट कर दूं. Okay. Next principle is he who does an act through another does it by himself. In other words, this means the act of an agent are considered to be acts of the principal. जो भी एजेंट कर रहा है on the behalf of the principal, वो प्रिंसिपल का एक्ट ही माना जाएगा. अगर जो एजेंट है वो कार जो प्रिंसिपल ने बोला है बेचने के लिए, तो जो थर्ड पार्टी को बेच रहा है वो प्रिंसिपल को के बिहाफ, वो सोचेगा कि जो ओनर है वो प्रिंसिपल ही है, एजेंट नहीं है. Agent is acting just on the behalf of the principal. Okay? So this is all the principles regarding the agent's law of agency. Next is essential features of a contract of agency. First, ये एक agreement है between principal and agent, which we have discussed. Competency of principal, जो मैंने बताया कि वो जो principal है वो he should be competent in order to create this contract of agency. Agent होना जरूरी नहीं है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है. माइनर होने से क्या होगा, मेजर होने से क्या होगा बताया मैंने. माइनर होने से देयर इज अ ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी टू द प्रिंसिपल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, राइट. नेक्स्ट, रिलेशनशिप. इन एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंट ब्रिंग्स हिज प्रिंसिपल इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टीज. तो थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन द प्रिंसिपल, बिकॉज एजेंट इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ये आपको समझना पड़ेगा. जो एजेंट है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी. अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, जो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो या दूसरा अदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है थर्ड पार्टीज एंड द प्रिंसिपल के बीच में, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है. ठीक है, सो द एजेंट इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ कनेक्टिंग लिंक. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अ लीगल रिलेशंस. लीगल रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट. Relation is not required to create an agency. जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई इंसान मेरे पास दौड़ के आया, रिक्वेस्ट किया मुझको कि मुझे एज अ एजेंट रख लो, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा. नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. बट अगर किसी ने मुझे 1 लाख रुपीज दिया और कहा कि मुझे एज अ एजेंट रख लो अपना, तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा. ओके, नेक्स्ट इज इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू एक्ट. Intention of the person to act on behalf of someone is very important in a contract of agency. जो एजेंट है उसके पास वो इंटेंशन होना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा हूँ. ठीक है, अगर उसके पास वो इंटेंशन नहीं है तो ये दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल नॉट वैलिड. ओके, दिस इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, स्किप दिस. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज क्रिएशन ऑफ एजेंसी. The relationship between principal and agent may arise in the following ways. दो वे में create हो सकता है. First is through express agreement and another is through implied agreement. अब express agreement, you know what is express agreement? A relationship express और implied agreement. Express पता है आपको, बोलकर, spoken और written. ठीक है, कोई power attorney देकर आप expressly आप एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं बिटवीन एजेंट एंड द प्रिंसिपल. पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? एक स्टैम्प पेपर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है व्हिच ऑथराइजेस एजेंट टू रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल और एक्ट ऑन हिज बिहाफ. अ पावर ऑफ अटर्नी मे बी जनरल और स्पेसिफिक. सो दिस इज बाय एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट. Here we have 3 components, that is agency by estoppel, agency by holding out and agency by necessity.
एस्टॉपल इज मतलब जहां पर जो इंसान के कंडक्ट से पता चल रहा है कि वो एक एजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मुझे एक 10 करोड़ रुपीस का एक प्रॉपर्टी चाहिए, ओके। सो उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, ठीक है, कि he is acting as an agent, मेरे लिए वो एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ, वो एजेंट है। उसने कहा कि आई डोंट डील विद 10 करोड़ रुपीस, मैं तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में डील करता हूँ। वेट अ मिनट, मैं किसी और को कॉल करता हूँ और वो आकर आपके एज अ एजेंट काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेस, राइट, एक्सप्रेस एजेंसी। उसने मुंह से बोला कि कोई और मेरा एजेंट बनेगा, लेकिन वहाँ और एक इंसान बैठा हुआ था, उसने बोला हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है 5 करोड़ रुपीस का, आप आइए मेरे साथ। नाउ दिस इज अ एजेंसी बाय एस्टॉपल, जहां पर उसने जो प्रिंसिपल है उसने मना नहीं किया, ठीक है, लेकिन प्रिज्यूम कर दिया कि सच पर्सन हैज द अथॉरिटी टू बाइंड हिज प्रिंसिपल। सो दिस इज अ एजेंसी बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय होल्डिंग। इज अ टाइप ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का ही टाइप है जहां पर देयर इज अ प्रायर पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एस्टैब्लिशेस द एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो पैसिव है, ठीक है, वो एक्टिव नहीं है। उसने बोल दिया ओके, प्रायर पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक्ट दे दिया ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय नेसेसिटी, अगर कोई नेसेसिटी अराइज होता है, कोई इमरजेंसी अराइज होता है, इन दैट केस आल्सो दिस इज अ एजेंसी बाय नेसेसिटी, वेयर द एजेंट, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, ठीक है, और प्रिंसिपल ने एजेंट को बताया है कि आप मेरे गुड्स को ऐसे ऐसे ठीक इतने गुड्स को बेचेंगे, ऐसे इस प्रोसीजर के साथ गुड्स को आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। बट इमरजेंसी के कारण या कोई कैलामिटी के कारण वो जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि अभी हमें प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। इन दैट केस एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय नेसेसिटी, ठीक है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ एजेंसी, दिस इज एम्प्लॉयड एजेंसी। Once you will able to understand each and everything, agency by necessity arises from relation of between husband and wife. वेरी क्लियर, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। दिस रैटिफिकेशन क्या है, दिस आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, विद अ एग्जांपल एंड रिक्विजिट ऑफ व्हाट इज वैलिड रैटिफिकेशन। बस इतना पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आई होप आप सारे बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पढ़ लेंगे और उसमें से अगर आपको कोई डाउट आएगा आप नेक्स्ट क्लास में इन द फर्स्ट 15 मिनट्स आई विल डू दिस रैटिफिकेशन वाला पॉइंट, ठीक है। उसमें अगर आप बाकी पॉइंट्स में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है देन यू विल आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। बट इट इज योर ड्यूटी टू रीड ऑल द पॉइंट्स इन द दिस contract of agency, okay? Almost a delegation of authority, this is important, this you can read। सब एजेंट क्या होता है ये एक बार आप रीड करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में यू विल आस्क। ऑलरेडी 12:40, so I have to wrap up the class here. Just go through once. I will give this PPT in the Google Classroom. Any doubts till now? Just message me. मैं नोट्स तभी प्रोवाइड करती हूँ जब आफ्टर द क्लास, ओके। सो अभी ये क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं नोट्स दे दूँगी। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सेटर, ठीक है। तब तो कोविड का टाइम था तो इसीलिए अच्छा बिफोर कोविड एरा, अभी उस टाइम सिलेबस अलग था, इस टाइम सिलेबस अलग था, तो सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जो यूनिट 1 है उसमें से 1.5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यूनिट 2 से हाफ क्वेश्चन आता है, दैट इज 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट से आपके 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन तो आएगा ही आगे। यूनिट 3, 4, 5 कैरीज इक्वल मार्क्स, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलाकर 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, 22 मार्क्स यूनिट 1 में दे देते हैं, 7-8 मार्क्स यूनिट 2 के लिए हो जाता है। सो ये 1 and 2 इज कम्स अंडर द सेम, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ही चल रहा है। जो यूनिट 2 है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है।
पर्सनल मैसेजेस आप अनुराग पर्सनल मैसेजेस कर दीजिए टीम्स ऐप में. There is a contract between principal and third party in the contract of agency. क्योंकि एजेंट को एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, सो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी ही हो रहा है. जो एजेंट है वो सिर्फ सेलिंग डूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है टू सेल द कार, लेकिन वो कार का ओनर कौन है? प्रिंसिपल ही है. तो ओनर ऑफ जो थर्ड पार्टी उनके बीच ही तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, राइट? You should go through the previous classes. उसमें मैंने competent person पढ़ाया है. In fact, एक पूरा class मैंने competent person पढ़ाया है in Indian contracts. Just go through the slides which I have given you in the Google Drive. वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा. Chetan ma'am, what if the same mistake is done by the major agent? Is he liable to principal for remaining 1100? I'm not getting your doubt for which point you are asking that. Contract of pledge is important, just go through once. बाकी जो right of linen है that is very important, जो मैंने contract of bailment कराया है, so just revise that portion. और ये जो contract of agency है ये भी आप अपनी तरफ से कर लीजिए, otherwise बाकी units complete मैं टाइम पर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? सो रैटिफिकेशन वाला पॉइंट वो और सब एजेंट वाला पॉइंट थ्रू एग्जांपल आई विल गिव यू, अदरवाइज द होल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंप्लीट. Yes, I will share today only by the evening, so that आप next class में doubts जो भी इस एजेंसी से है वो पूछ. Thank you everyone. That's all for today. We are meeting on Thursday from 11:30 to 12:30. Okay. That's all for today. Thank you. And please do study. Thank you.